नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक भास्कर और आज हमारे साथ रितेश देशमुख हैं जो एक बेहद ज़रूरी मुद्दे पर एक वेब सीरीज़ ला रहे हैं जिसका नाम है पिल। बहुत बहुत स्वागत है रितेश। थैंक यू। दैनिक भास्कर। ऐसे ज़रूरी मुद्दे जब आपको पता लगा कि ये पहली बार था या फिर जो मेडिकल कंपनियों की ये हैं गोरख धंधे, ये आपको पता था पहले से ही? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि जब न्यूज़ में हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ दवाइयों का ऐसा असर हुआ है या कहीं पर मिलावटी दवाइयाँ बन रही हैं या ऐसे मेडिकल ट्रायल में कुछ लोगों की आंखें चली गई या किडनी फेलियर हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और उसको अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता। और हम लोग अपने डॉक्टर्स को ट्रस्ट तो करते ही हैं, पर हम लोग दवाइयों को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते कि शायद इस दवाई में जो भी है अच्छा ही होगा। हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर डॉक्टर ने दी हुई दवाई और पुजारी ने दिया हुआ प्रसाद हम बिना सवाल के खा लेते हैं या उसका सेवन कर लेते हैं। और ये पिल ऐसे मेडिकल ऑफिसर की कहानी है जिससे पता चलता है कि एक फार्मा कंपनी है जो अपना नया ड्रग लॉन्च करने के चक्कर में है और जिसके वजह से उसने काफ़ी सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको स्किप करके वो दवाई लॉन्च करे और जिसके वजह से वो दवाई हानिकारक हो सकती है। और उसी के कंपटीशन में ये दवाई जो लॉन्च हो रही है तो कितने सारे डिपार्टमेंट उसमें जुड़े हुए हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट्स को छूट दी गई है और इट्स एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन टू बी हैड कि क्या हम लोग जो दवाइयाँ लेते हैं क्या वो सब सही है। सुपर। और जैसे वेब सीरीज़ तो बन रही आ ही रही है इस पे, क्या इसी मुद्दे पर एक बड़े बजट की फिल्म भी बननी चाहिए सो दैट लोग और अवेयर हो सकें इस बारे में, वो क्रॉस चेक कर सकें कि यार ये भी हमारा राइट होना चाहिए कि जो अगर कोई दवा आई है, नई दवा या चाहे पुरानी दवा, वो कितनी सही है या उसके साइड इफ़ेक्ट कम है, ये भी एक राइट टू। नहीं, उसकी जानकारी तो अपना अधिकार और हक होना ही चाहिए ना। राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट होना चाहिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई मैं जो दवाई ले रहा हूँ, हम लोग विश्वास रख कर दवाई ले रहे हैं कि ऐसे मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिनकी अथॉरिटी के बगैर ये पास नहीं हो सकता। तो एक बैरियर है जो गवर्नमेंट डालती है कि फार्मा कंपनीज ये सारे टेस्ट पास करिए तो ही लोगों के लिए सेफ़ है, तो हमारा सेफ्टी नेट है। उसका काम यही है कि भाई आपके पास जो दवाई है वो बिल्कुल सेफ़ हो, लेकिन वही करप्शन, अगर वो नेट फेल हो रही है तो उसे दुरुस्त करने का काम भी हम लोगों का है, वो ये सीरीज़ बता रही है। डेफिनेटली। और जैसे मान लें ये भी हो रहा है कि सारे बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कह दिया जाता है कि यार हमारे पास तो फैसिलिटीज़ नहीं है, आपको रेफ़र कर दिया जाता है। ये जो सिचुएशन है खासकर इंडिया जैसी कंट्री में, है ना, इसे कैसे आप देखते हैं और कितनी ज़रूरत है कि हम और ज़्यादा बजट बढ़ाएं गवर्नमेंट की ओर से और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करें? नहीं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है अब बनना शुरू हो रहे हैं। मैं नहीं कहता कि नहीं बन रहे। छोटे छोटे शहरों में, ज़िलों में ये बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि अच्छी मेडिकल सुविधा के लिए आपको बड़े शहर में आने की ज़रूरत है। वो उधर आने का खर्चा, उधर रहने का खर्चा, ये बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉस्ट में ऐड हो जाता है। मेडिकल कॉस्ट तो अलग ही है, पर अकोमोडेशन, आना जाना, ये सब इट्स टू मच ऑफ एक्सपेंस। अगर उसी शहर में अगर आपको अच्छी बेसिक सुविधा मिल जाए जो ज़्यादातर केयर ले सके, हाँ ठीक है, स्पेशलाइज चीज़ों के लिए शायद आपको ट्रैवल करना पड़े तो बात अलग है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों के लिए अगर उसी जगह पर अच्छी मेडिकल सुविधा आपको प्राप्त हो तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जगह की कमी नहीं है गवर्नमेंट के पास टू मेक सच फैसिलिटी, दे आर मेकिंग ऑल्सो, एंड होपफुली
उसे वर्ल्ड क्लास कैसे बनाया जाए। सी वर्ल्ड क्लास दो चीज़ों से बनती है फैसिलिटी, एक तो फैसिलिटी में इक्विपमेंट्स आपके वर्ल्ड क्लास होने चाहिए और डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट होने चाहिए। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डॉक्टर्स बुरे हैं तो क्या फ़ायदा, डॉक्टर्स अच्छे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी नहीं तो क्या फ़ायदा। राइट, दोनों हैंड इन हैंड होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। और जैसे मान लें कि जो मतलब गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट मतलब कॉलेज होते हैं जहाँ से MBBS करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या उन पे भी एक मतलब होना चाहिए कि आप 4 साल 5 साल रूरल एरिया में ही जाके मेडिकल वो करो प्रैक्टिस, या नहीं, मतलब वो नहीं कर टू श्योर अभी वो रूल है कि नहीं, बट ये चर्चा उठी थी, नहीं, बीच में था कि बहुत सारे जो मेडिकल स्टूडेंट जब पास आउट होते तो देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जहाँ पर उन्हें छोटे छोटे शहरों में जाकर दे हैड टू गो एंड आई एम नॉट टू श्योर, शायद आज भी वो रूल है जहाँ पर दे हैव टू गिव सर्टेन पर्टिकुलर टाइम टू स्मॉलर सिटीज। डेफिनेटली। मतलब राजकुमार गुप्ता के साथ मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ ही आ गई थी, रेड 2 और ये, या मतलब क्या था? नहीं, मैंने इनफैक्ट पिल ख़त्म की। ओके। पिल ख़त्म होने के बाद अराउंड 5-6 महीने बाद फिर उन्होंने ये फिल्म डिस्कशन रेड 2 आई और वो भी हो गई। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं करियर कि मैं बैक टू बैक एक ही डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ इतने सालों में। डेफिनेटली। तो मतलब जैसे तो ये लुक हम कह सकते हैं कि रेड 2 का थोड़ा सा है या नहीं? थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग स्टाइलिंग है उसका, लेकिन हाँ लंबे बाल और दाढ़ी है वहाँ भी। डेफिनेटली। अच्छा, और जैसे मतलब रितेश, आप मतलब 21 सालों की जर्नी में है ना इंडस्ट्री में, ठीक है, अब आपने क्या कुछ नया डिस्कवर किया है अपने बारे में और इंडस्ट्री के बारे में भी? नहीं, इंडस्ट्री के बारे में नया तो कुछ अगर डिस्कवर किया है तो द फैक्ट दैट देयर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू पीपल, देयर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू स्टोरी टेलिंग। बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अब नए लोगों पर ज़्यादा चांस देना पसंद करते हैं। मैं जब आया था तब ओनली इफ यू आर अ स्टार देन दे वुड कास्ट यू, अदरवाइज कि आप बाहर प्रूव करो बाद में वो कास्ट करेंगे। लेकिन अभी वही प्रोडक्शन हाउसेस दे लॉन्चिंग न्यू टैलेंट विद न्यू डायरेक्टर्स, न्यू म्यूजिक, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं एक इंडस्ट्री में। स्टोरी टेलिंग वाइज रिस्क लोग ले रहे हैं एंड दैट इज़ अ फैंटास्टिक पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री आई फील। और इन दिनों ये भी चर्चा हो रही है कि जो एक्टर्स का ऑन्टोराज है, ठीक है, तो उसको लेकर के प्रोड्यूसर्स गिल्ड और बाकी जो बॉडी है प्रोड्यूसर्स की और जो टैलेंट एजेंसीज हैं आप लोगों की, मतलब उन सब के साथ बातचीत चल रही है जी कि भाई ऑन्टोराज वाला एक्सपेंस कम होना चाहिए, या कुछ एक्टर्स हैं, सब नहीं, जो सेट पर 3-3 वैनिटी की मांग करते हैं कि भाई एक में उनके स्टाफ रहें, एक में उनका जिम रहे, एक में उनका फूड मतलब रहे। ऑब्वियसली वो शायद ज़रूरी भी होगा। और कोविड के बाद से फिल्में कम चल रही हैं मतलब थिएट्रिकली, तो कितना ज़रूरी है कि कॉस्टिंग कम हो और ये चीज़ कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि एक अकाउंटेबिलिटी हर डिपार्टमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। पर ये जो मुद्दा उठ रहा है कि एक एक्टर ऑन्टोराज और आई एम टॉकिंग एज अ प्रोड्यूसर, कि एक एक्टर है, उसका ऑन्टोराज है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, किसी की 3 वैन रिक्वायरमेंट है, किसी की 1 वैन होगी, किसी की वैन होगी भी नहीं। तो शायद वो एक्स प्राइस चार्ज करता हो, कोई 2x का। मुझे लगता है एक्टर ऑन्टोराज उसका पूरा पैकेज एक यूनिट बनाकर उसका कॉस्ट रखना चाहिए कि ये चीज़ इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग एवरीथिंग, 50 दिन की शूट है, 100 दिन की शूट है, ये पूरा कॉस्ट इसका एक्स आने वाला है, ये सारा कॉस्ट मिलाकर आपको पेपर पे देखना चाहिए कि बस ये आपको प्रैक्टिकल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इम्प्रैक्टिकल लग रहा है तो ना बोल दो, सवाल वही खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार ये सारा कॉस्ट इम्प्रैक्टिकल है, ना बोल दो। वो बोलेगा ठीक है आपको नहीं खत्म, मैं किसी को और की फिल्म करूँगा। उसको प्रैक्टिकल लगता तो हाँ बोलेगा, अगर उसे भी प्रैक्टिकल नहीं लगता तो ना बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब 4 लोग ना बोलेंगे तो 3 से 2 पे आ जाएगा, 2 से 1 पे आएंगे वैनिटी वैन। राइट। डोंट थिंक ऑफ 2 वैनिटी वैन, 4 वैनिटी वैन, वो चाहे 100 वैनिटी वैन मंगवाए, आप एक कॉस्ट रख लो कि ये आप और आपका पूरा खर्चा इस कॉस्ट में आना चाहिए। सही। आप उस कॉस्ट में
10 वैनिटी लाते हो या 100 वैनिटी लाते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। राइट, डेफिनेटली। वो खर्चा मुझ पे मत डालो। सही सही। और जैसे इन दिनों ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो अगले 6-8 महीनों के लिए स्लाइस ऑफ लाइफ जो मतलब होती हैं फिल्में, उनको डायरेक्ट टू OTT मतलब नहीं बाई कर रहे हैं। मतलब उनका मैंडेट आ रहा है कि नहीं, आप उन फिल्मों को भी 100-200 स्क्रीन्स पे मतलब रिलीज़ करो, वहाँ क्या फीडबैक होता है ऑडियंस का, तब हम डिसाइड करेंगे प्राइस। तो ये मैंडेट्स मतलब वाकई सच है या बस सुनने की बात? आई डोंट नो अबाउट द मैंडेट्स, Okay. बट मुझे लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म जो भी है, राइट। उनको उनका OTT प्लेटफॉर्म भी चलाना है। वो अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से देख रहे हैं हमको क्या पसंद है। ऐसा नहीं है, ऐसा मैंडेट तो है नहीं, बाय बैक ऑफर तो नहीं है ना कि आप जो बनाएंगे वो ले लेंगे हम लोग। बिल्कुल। हमको जो पसंद है, अभी आप भी जब दुकान में जाते हो, जब आप शर्ट लेने गए थे, राइट तो रैक पे 50 शर्ट्स तो होंगे, उसमें आपने 4 चुने, उसमें से एक होगा। राइट। ऐसा तो है नहीं कि उसने बनाया तो आप लेने वाले हैं सब। सही। ये मैंडेट तो है नहीं। सो सिमिलरली OTT विल डिसाइड के पास ये मैं प्री रिलीज लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये वैल्यू है, बीट फेस वैल्यू, बीट सब्जेक्ट और व्हाटएवर, एंड दीज आर थिंग्स दैट आई मे नॉट बी इंटरेस्टेड। हाँ, आप इसको रिलीज करके देखिए, इफ इट वर्क्स आई गिव यू बेटर प्राइस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप OTT से चाहते हैं 2 करोड़ रुपए फिगर, ओके, और OTT कहता नहीं, इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर मी। OTT कहता है ये 10 फिल्में 2-2 करोड़, यानी 20 करोड़ है 10 फिल्मों का, इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर मी। इससे बेटर है आप इसको चला दीजिए, इसमें से अगर 3 फिल्में चल गई, आई रादर गिव यू 5 करोड़, तो आपको 2 की जगह 5 मिल रहे हैं, लेकिन मैं वो बाकी फिल्में क्यों लूँगा? सही। So they also have to figure out. They might give you better value. Then your subject has to prove itself. So that onus is on us to make a better film that will withstand it. राइट। एंड मतलब सेकेंडली ये भी हो रही है चीज़ कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं खासकर, वहाँ टिकट प्राइसेस तो बहुत हैं और वो कम हो नहीं रहे हैं, और वो नज़र भी नहीं आ रहा है कि मल्टीप्लेक्सेस जो है वो टिकट प्राइसेस का कुछ करने वाले हैं। तो ऑक्यूपेंसी फिर उतनी ही रह रही है, सिर्फ वीकेंड तक ही सीमित रह रही है, 30% 20% हिट फिल्मों की। तो अगर हमें ऑक्यूपेंसी बढ़ानी है एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, तो क्या करना होगा? या फिर ये मतलब नहीं पॉसिबल है मल्टीप्लेक्सेस को समझा पाना? नहीं, क्या होता है, मल्टीप्लेक्सेस का अपना एक कैलकुलेशन है, जहाँ पर उनको लगता है कि अगर मुझे पॉपकॉर्न X प्राइस में बेचना है तो मुझे टिकट प्राइस उतना ही रखना पड़ेगा, 350। अगर पॉपकॉर्न 400 में बेचना, मुझे टिकट प्राइस 350। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 50 रुपये का टिकट रखो, 450 का पॉपकॉर्न बेचूँ, तो वो बिकेगा नहीं। ऐसा भी है कि जब एक पे एक फ्री ऑफर आया है या 99 रुपये का टिकट ऑफर आया, तो टिकट सोल्ड मोर और ऑक्यूपेंसी भी बढ़ चुकी है, कलेक्शन भी बढ़े। तो we need to understand that ticket prices are very high, but we are not able to do it because क्या होता है कि multiplexes are giving you super facility. Recliner seat है, Italian marble लगा है, chandelier है, तो ये premium plexes में they cannot put their prices down, राइट। because the cost is heavy. लेकिन साउथ में तो कर रहे हैं वो। नहीं, South में cap है। नहीं, not every theater does not have a cap. ओके। राइट। और उनका मैंडेट अलग है। Then you won't get this premium. Your projection won't be as good because they'll cut cost everywhere. सही सही। आपकी फेवरेट फिल्म रही है द बॉय हु हार्नेस्ड विंड, जो आपने देखी थी, मतलब है ना, और मतलब उस मिजाज की स्क्रिप्ट आपको शायद ऑफर भी हुई है एज अ प्रोड्यूसर बनाने के लिए या एज एन एक्टर, वो थोड़ा बता सकें क्या डेवलपमेंट है उस पर? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। मुझे वो फिल्म मैंने देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, एंड इट्स अ वंडरफुल फिल्म, पर इट हैज़ नेवर कम टू मी टू प्रोड्यूस। उस तरह की स्क्रिप्ट नहीं आई डेफिनेटली। और मतलब लीडरशिप को भी आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया था कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप डिसीज़न क्या लेते हो, वो भले आगे चलकर सही हो गलत हो, वो तो बात की बात है। आपकी लाइफ में कौन से ऐसे मतलब मोड़ रहे हैं जहाँ पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपने डिसीजन लिए, कुछ सही भी रहे कुछ गलत भी रहे? मुझे लगता है टू ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजंस दैट आई टुक
in my life were decisions that अगर मैं नहीं लेता, which would have been still okay. It wasn't a do or die decision for me. Life would have gone. It wasn't. One was to enter films or not. अगर मैं फिल्मों में नहीं आता तो आर्किटेक्ट बन के कुछ और मैं कर लेता जिंदगी में. ऐसा नहीं था कि ये करना ही है, लेकिन करूँ या नहीं करूँ was the decision and I took. So that is the first decision that changed my life because I got a career. वो आपका सेल्फ डिसीजन था या फिर मतलब it's my decision. आसपास के No, it's my decision. कंप्लीटली All my decisions are my own decisions. और तब कोई आपने मतलब प्लान भी नहीं सोचा नहीं क्योंकि ये एक मतलब बहुत ही नहीं अनसर्टेन इंडस्ट्री. नहीं प्लान बी तो आई एम एन आर्किटेक्ट तो हमेशा था ही. हाँ, इट वाजंट लाइक प्लान बी नहीं था. पॉलिटिक्स प्लान भी नहीं था आपका कभी? नो 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 नॉट एट ऑल. एंड सेकंड डिसीजन या सेकंड डिसीजन था जब मैंने वेड डायरेक्ट की मेरी फिल्म. सो करूँ नहीं करता तो एक्ट कर लेते. बट आई सेड चल लेट्स डू इट. सो दैट वाज द सेकंड डिसीजन. सो टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस दैट चेंज्ड माय लाइफ वाज टू एक्ट इन अ फिल्म एंड टू डायरेक्ट अ फिल्म. Because the and to direct a film was the more difficult decision. कौन सी चीज़ें आप और मतलब जेनेलिया जी इंटेंशनली करती हैं पेरेंटिंग के लिहाज से सो दैट वो आप ही की तरह उतने एकदम सुशील और संस्कारी रह रहे हैं बच्चे? नहीं, मुझे लगता है कि एक उनको रिस्पेक्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है. आदर भाव ये आना बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन में जिस तरह हम माता पिता के साथ थे आदर युक्त ज़्यादा था. आई वुडंट से वी वर वेरी फ्रेंडली के कंधे पे ये करे. बट माई रिलेशनशिप विथ माई पेरेंट्स वॉज डिफरेंट देन माई रिलेशन विद माई सन. तो दे आर मोर फ्रेंडलियर. तो दैट एंड आई एम ओके विद दैट. बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू टीच देम टू रिस्पेक्ट बिकॉज क्या रिस्पेक्ट की परिभाषा भी धीरे धीरे बदलने वाली है. रिस्पेक्ट कुछ साल 100 साल पहले था कि बड़ों के सामने मुंह ना खोलना वाज रिस्पेक्ट. ये रिस्पेक्ट है, मुंह नहीं खोल सकते. हम बड़े आए तो खड़े रहना ये रिस्पेक्ट था. लेकिन अब बड़े आके बैठ भी रहे हो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. उनके साथ बैठना उनसे बातें करना डिसरिस्पेक्ट नहीं है बट लेकिन उसकी परिभाषा बदल गई. आज अगर मेरे बच्चे मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं तो इट्स नॉट डिसरिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव. परिभाषा बदल तो रिस्पेक्ट की परिभाषा बदलती रहेगी. सो यू जस्ट हैव टू टीच देम हाउ टू अडैप्ट टू इट. आपके साथ कैसे हुआ कि आप मतलब एक पावरफुल फैमिली से मतलब बिलोंग करते हैं और टीनेज में ऐसा होता है क्योंकि मतलब मेरे पीछे बैकअप इतना स्ट्रॉन्ग है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. सो कॉल्ड ब्रैट हो सकता हूँ या सो कॉल्ड मैं अपनी दबंगई दिखा सकता हूँ जो दबंग शायद आप रेड 2 में प्ले कर रहे हैं. तो वो आप में कैसे नहीं आई? वो मतलब खुद का ही था सेल्फ रियलाइजेशन या फिर पेरेंट्स की ओर से थी वैसे परवरिश? नहीं, बचपन से हमको सिखाया गया था कि और ऐसा नहीं था कि आई थिंक जब आप इर्द गिर्द देखते हो माहौल देखते हो व्हेन यू सी हाउ योर फादर इज यू रियलाइज कि विदाउट टीचिंग यू लर्न अ लॉट. तो घर में एक ही गाड़ी थी लाल बत्ती वाली तो वही पिताजी को छोड़ के हमको स्कूल छोड़ती थी. तो हम लोग स्कूल के 10 बिल्डिंग आगे गाड़ी रोकते थे ताकि कोई देखे ना. तो वहाँ से उतर के आके फिर स्कूल में जाते थे. और स्कूल में जब बच्चे पूछते तुम्हारे पिताजी क्या करते तो हम लोग बोलते थे खेती करते हैं. हम लोग ये नहीं बोलते थे कि ही इज अ मिनिस्टर कि फार्मर है. क्योंकि अभी इट वाज आई वुडंट से इट वाज नॉट दैट वी वर नॉट प्राउड ऑफ हिम बट वो शो ऑफ लाइफ नहीं जीना चाहते थे हम लोग. तो एंड वी मेंटेन ऑल ऑफ अस दैट. सो दैट्स इसलिए ऐसा at whatever he was just a minister and then he reached whatever great heights that he did. We never held that because that was his power, that was not our power.
और मतलब जो स्टेटस कोटा का ही मतलब इन दिनों है एजुकेशन के मामले में कि कोटा मतलब में आईआईटी और मतलब मेडिकल के बच्चे मतलब तैयारी होती है, वो स्टेटस लातूर का भी रहा जी। कि वहाँ से काफ़ी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स निकलते हैं और जी। काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे, है ना। और उनको मतलब जल मुक्त तो शायद मतलब बनाया भी गया है कि वाटर की प्रॉब्लम नहीं है अब शायद। उसकी बेहतरी के लिए और क्या क्या कुछ मतलब प्लानिंग्स हैं जहन में आपके भी? नहीं, actually, those are more leadership qualities. These are not my decisions, as an actor. That could be my brother, that could be whatever. But I just feel कि better agricultural practices would help. Better crop would help. Rainwater harvesting would help. और मुझे लगता है कि सिर्फ लातूर के लिए नहीं, हर शहर में ओवरऑल कि आप इंफ्रा उसी शहर को सशक्त बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हर बच्चा लातूर से बाहर जाने का ना सोचे, बल्कि लातूर में ही क्या मैं धंधा कर सकता हूँ, कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ, एक इकोसिस्टम बढ़ा। जैसे आज मुंबई का लड़का अभी पहले सोचता था हर बच्चा अमेरिका जाना चाहता, अब जाता नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो जो भावना है वो अगर हर शहर में आ जाए तो दिल बिकम मोर वेल इक्विप्ड सोसाइटीज। गांधी जी भी कहते थे कि नहीं यार मतलब गांव से बाहर मत भेजो, गांव की ओर आने दो। बिल्कुल। गांव का डेवलपमेंट होने दो। अच्छा लगा रितेश आपसे। थैंक यू, बात करके। थैंक यू। और अपकमिंग फिल्म्स क्या क्या इसके बाद रेड के अलावा? रेड है, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज पर बायोपिक बना रहा हूँ मैं। वो शायद मतलब ज़्यादा बजट ऑब्वियसली माउंट करेगी बिकॉज वो एक लैविश It's a Marathi Hindi Magnum film, opus. so we're trying our best to do justice to the film. थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Pleasure. मजा आया।